कम ऑन गाइस, सिर्फ 1 मिनट और उसके बाद हम एंटर करेंगे ईयर 2023 से ईयर 2024 में। ये हे दोस्तों, स्क्रीन पर काउंटडाउन भी शुरू हो गया। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पार्टी एंजॉय कर रहे सभी फ्रेंड्स को बस स्क्रीन पर 0 फ्लैश होने का इंतजार था। सभी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबर्स के साथ ही लगातार काउंटडाउन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनका इंतजार खत्म होते हुए स्क्रीन पर 0 फ्लैश हुआ, वैसे ही उस स्क्रीन में से एक बड़ी ही तेज रोशनी के साथ एक बेहद भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के होते ही वो पार्टी हॉल एक बड़ी सी उजाड़ सी जगह में तब्दील हो गया। वहां मौजूद राघव उस विस्फोट के हुए धुएं के कारण ठीक से कुछ देख नहीं पाया। जब थोड़ी देर बाद वो धुआं कुछ कम हुआ तो राघव अपने दोस्तों को पुकारता हुआ इधर उधर देखने लगा। विकी, सोनिया, कहाँ हो तुम सबके सब? मुझे यहाँ कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? और ये जगह अचानक से ऐसे उजाड़ बंजर की तरह कैसे हो गई? अचानक से हुए उस ब्लास्ट के बाद राघव के अलावा सभी लोग वहां से न जाने कहां गायब हो गए। उन सभी को ढूंढने के लिए राघव उस पार्टी हॉल से निकलकर रिसेप्शन पर गया, लेकिन वो जगह भी अब बिल्कुल बंजर सुनसान पड़ी थी। दूर दूर तक राघव को वहां किसी के होने का एहसास नहीं हो रहा था। वो ये समझ नहीं पा रहा था कि अचानक वहां ऐसा क्या हुआ कि सभी लोग एक ही पल में वहां से गायब हो गए। तभी उसकी नजर वहां दीवार पर लगे कैलेंडर पर पड़ी। उसने जैसे ही कैलेंडर को ध्यान से देखा तो उस कैलेंडर पर साल 2024 की बजाय 2025 लिखा हुआ था, जिसे देखकर राघव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ और वो बार बार अपनी आंखों को मसलता हुआ उस कैलेंडर को देखने लगा। उसने अपने शक को दूर करने के लिए जब अपना फोन निकालकर उसमें डेट को चेक किया तो उसे यकीन हुआ कि वो सच में साल 2025 में आ गया। लेकिन आखिर ये सब हुआ कैसे? ये क्या हो रहा है? पहले वो ब्लास्ट, फिर अचानक से वहां से सब लोग गायब हो गए। ये जगह भी वैसी नहीं रही और अब तो ये साल भी नहीं रहा। मैं जब सबके साथ पार्टी में था तो हम साल 2024 में एंटर करने वाले थे, लेकिन ये तो साल 2025 है। मैं ऐसे कैसे यहाँ आ गया? ऐसा तो मैंने सिर्फ टाइम ट्रेवल मूवी में देखा था। अब मैं क्या करूं? कैसे मैं साल 2024 में वापस जाऊं? ओह माय गॉड। हताश परेशान राघव अपना माथा पकड़े वहां खड़ा ही था कि तभी उसे बाहर की ओर से कुछ आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर उसे लगा कि जरूर उसके अलावा कोई और भी वहां पर मौजूद है। इसलिए वो उस आवाज का पीछा करते हुए बाहर की ओर रोड पर निकल गया। उसने इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाई तो थोड़ी दूर पर उसे एक आदमी सामने रास्ते पर चलता हुआ दिखाई दिया। वो आदमी आगे की ओर बढ़ रहा था, इसलिए राघव उसके पीछे चलता हुआ उसके पास पहुंचा। उसने उस आदमी को बहुत बार पीछे से आवाज लगाई। अरे भाई, सुनते हो क्या? सुनो, हेलो, मैं आपसे बोल रहा हूँ। मगर वो आदमी उसको अनसुना करते हुए लगातार आगे बढ़ रहा था। राघव को उसका ये बर्ताव कुछ अजीब सा लगा, इसलिए वो तेज कदमों से चलता हुआ उस आदमी के पास जा पहुंचा। राघव ने उससे बात करने के लिए जैसे ही उसके कंधे पर अपना हाथ रखा, तभी वो आदमी अचानक राघव की ओर पलटा। अरे नहीं, हे भगवान! उसका चेहरा किसी भयानक ज़ॉम्बी की तरह लग रहा था। उसका चेहरा बेहद भयानक था और उसका मुंह खून से सना हुआ था। उसे देखकर राघव बहुत बुरी तरह डर गया और बिना कुछ सोचे समझे वहां से अपने कदमों को पीछे लेते हुए पीछे की ओर भागने लगा। तभी भागते हुए उसका पैर पत्थर से टकरा गया और वो बुरी तरह जमीन पर गिर पड़ा। तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा इंसान राघव की ओर तेजी से बढ़ने लगा। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? प्लीज बचाओ मुझे।
इतना कहते हुए राघव अपने हाथों के सहारे से उठने की कोशिश करने लगा। वो ठीक से खड़ा हुआ ही था कि तभी वो भयानक ज़ॉम्बी जैसा दिखने वाला इंसान राघव के बिल्कुल सामने आ गया। इससे पहले कि राघव कुछ कर पाता, वो अपने खून से सने हाथों को राघव की ओर बढ़ाने लगा। राघव को लगा कि शायद ये पल अब उसकी जिंदगी का आखिरी पल है कि तभी पीछे से दो हाथों ने राघव को अपनी ओर खींच लिया और वो राघव का हाथ पकड़कर बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ राघव को एक बड़ी ही रहस्यमयी जगह पर ले गया। तुम जो भी हो, थैंक यू सो मच। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये हमारी दुनिया कैसी हो गई? और ये तुम कुछ पूछो उससे पहले मैं तुम्हें खुद ही बता देता हूँ। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी वजह कोई बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। जैसे साल 2020 में एक वायरस ने पूरे इतिहास को बदल दिया था, वैसे ही कुछ साल 2024 में हुआ है, जिस वजह से पूरी दुनिया खत्म होने वाली है। इस धरती पर रहने वाले इंसान अब ज़ॉम्बी बन चुके हैं, सिवाय मेरे और तुम्हारे। लेकिन साल 2024 में लोग ज़ॉम्बी तो तब भी बन जाते जब वो साल 2024 में एंटर करते, लेकिन साल 2024 तो कहीं है ही नहीं। ये तो 2025 है। देखो, मेरे पास तुम्हें समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन अगर तुमने साल 2024 अब तक नहीं देखा है तो इसके पीछे जरूर कोई खास वजह रही होगी। कोई तो ऐसा है जो पूरी दुनिया को बचाने के लिए तुम्हें एक जरिया बनाना चाहता है। देखो, इस दुनिया में अब सिर्फ तुम ही एक लौते इंसान बचे हो जो साल 2024 में पहुंचकर उस एक्सपेरिमेंट को रोक सकते हो। ये सब तुम क्या बोल रहे हो? मैं एक लौता इंसान बचा हूँ जो इस दुनिया को बचा सकता है? तुम भी तो इंसान ही हो ना, तो तुम क्यों नहीं बचा सकते इन सबको? ये देखो, मेरे हाथ भी अब उन ज़ॉम्बी जैसे बनने लगे हैं। मैं उनके अटैक से नहीं बच पाया, इसलिए थोड़े ही समय में मैं भी अब उनके जैसा बन जाऊंगा। जल्दी चलो मेरे साथ, इससे पहले कि देर हो जाए। ये कहकर वो आदमी राघव को अपने साथ साइंस की किसी लैब के अंदर ले गया। वहां न जाने कितने तरीके के अलग अलग केमिकल्स रखे हुए थे। बहुत ही आधुनिक मशीन्स भी वहां राघव की आंखों के सामने थी। उस आदमी ने राघव का हाथ पकड़ा और उसे एक घड़ी के आकार की बनी मशीन के पास ले गया। राघव, ये टाइम मशीन है जिसे साइंटिस्ट वेंकट ने इंसानियत के भलाई के लिए बनाया था, लेकिन एक गलत सिग्नल के कांटेक्ट होने की वजह से सब गड़बड़ हो गई और उसी वजह से वो साइंस एक्सपेरिमेंट भी हुआ। तुम्हें इस टाइम मशीन में बैठकर साल 2024 में जाना होगा और उस एक्सपेरिमेंट को होने से रोकना होगा। लेकिन तुम्हारे इस लेकिन के लिए हमारे पास अब समय नहीं है। प्लीज जल्दी करो, बचा लो दुनिया को। उस आदमी की बात मानकर राघव उस टाइम मशीन में जाकर बैठ गया और उस आदमी ने बाहर से टाइम मशीन के गेट को बंद कर दिया। उसके अंदर बैठते ही राघव को अपने सामने एक स्क्रीन और कीबोर्ड दिखाई दिया। उसने कीबोर्ड से 1 जनवरी 2024 टाइप करके जैसे ही एंटर का बटन प्रेस किया, तभी अचानक वो स्क्रीन उस तारीख पर पहुंचती हुई बहुत तेज तेज चलने लगी। थोड़ी देर बाद एक तेज झटके के साथ स्क्रीन 1 जनवरी 2024 पर आकर रुक गई। राघव ने एक पल को कुछ सोचा, लेकिन अगले ही पल वो उस टाइम मशीन का दरवाजा खोलकर बाहर की ओर निकल गया। उसने ध्यान से देखा तो वो उसी साइंस लैब के अंदर था, बस फर्क था तो समय का। उसने श्योर होने के लिए फिर से अपने मोबाइल में तारीख देखी तो वो 1 जनवरी 2024 का ही दिन था। मैं टाइम ट्रेवल करके यहाँ आ तो गया हूँ, लेकिन वो कौन सा एक्सपेरिमेंट है जिसे मुझे रोकना है? सब कुछ कैसे पता चलेगा मुझे? हे भगवान, मुझे तो लगता है थोड़ी ही देर में मैं बिल्कुल ही पागल हो जाऊंगा। उन कुछ घंटों में राघव के साथ जो भी हो रहा था, राघव अब मानसिक रूप से उन सब चीजों से बहुत ही परेशान होने लगा था। वो खुद से ये सभी बातें कर ही रहा था कि तभी उसे कॉरिडोर में किसी के कदमों की तेज आहट सुनाई पड़ी। उस आवाज को सुनकर वो चौकन्ना हो गया और लैब में बने बुक शेल्फ के पीछे जाकर छिप गया। तभी लैब के अंदर एक लंबे सफेद बालों वाले एक साइंटिस्ट दाखिल हुए। उन्होंने इधर उधर देखा और अंदर की तरफ जाकर वो एक स्ट्रेचर को ले आए। उस पर किसी की बॉडी रखी हुई थी। पहले तो राघव को लगा कि कोई साइंस एक्सपेरिमेंट करने के लिए जरूर ये किसी जानवर या किसी इंसान की डेड बॉडी होगी,
लेकिन जैसे ही उसने अपने फोन के कैमरे को जूम करके उस बॉडी को देखा तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वो किसी जानवर या इंसान की डेड बॉडी नहीं बल्कि एक एलियन था जो टाइम मशीन के ग्लिच की वजह से अर्थ पर फंस चुका था। उस साइंटिस्ट ने उसे गवर्नमेंट को सौंपने की बजाय उस एलियन पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। आज तक कोई भी दूसरी दुनिया और वहां के जीवों के बारे में नहीं जान पाया है, लेकिन मैं ऐसा करूंगा। इस दुनिया का वो मैं पहला इंसान बनूंगा। मैं जानता हूं कि इसके पास बहुत शक्ति है। इसकी शक्ति से मैं पूरी मानव जाति को खत्म कर दूंगा और अपने एक्सपेरिमेंट से एक नई दुनिया बनाऊंगा जिस पर सिर्फ मेरा राज होगा और सब मेरे गुलाम होंगे। इसके अंदर एक ऐसा वायरस है जिसे अगर मैंने किसी एक इंसान के शरीर में भी डाल दिया तो फिर एक के बाद एक इंसान दूसरे इंसानों को मार मार कर खाएगा। बस कुछ ही दिनों में ये पूरी इंसानी दुनिया तबाह हो जाएगी। इसका मतलब वो आदमी सही कह रहा था, लेकिन ये कोई गलती नहीं, ये तो सोची समझी साजिश है। अगर मुझे सबको इस हैवान से बचाना है तो मुझे इसे खत्म करना होगा, और साथ ही इस टाइम मशीन को भी, जिसकी वजह से ये सब कुछ शुरू हुआ है। ये सोचकर कि शायद इस लैब को जला देने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, राघव ने अपने जेब से लाइटर को निकाला, लेकिन तभी बुक शेल्फ में रखी एक किताब नीचे गिर गई। उस आवाज को सुनकर वो साइंटिस्ट चौकन्ना हो गया और उसकी नजर सीधे ही राघव पर पड़ गई। तू कब से यहाँ छुपकर मुझ पर नजर रख रहा है? अच्छा हुआ जो मुझे पता चल गया, वरना तू तो मेरा सारा प्लान ही फेल कर देता। इतना कहते हुए साइंटिस्ट ने अपने कोट की पॉकेट से एक चाकू को निकाला और राघव पर हमला करने लगा। जैसे तैसे राघव ताकत लगाकर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा। तभी उस हाथापाई के दौरान दोनों ने एक दूसरे को इतनी जोर से धक्का दिया कि राघव दरवाजे से टकराता हुआ उस लैब से बाहर गिर पड़ा। तभी साइंटिस्ट भी लड़खड़ाते कदमों से पीछे रखे केमिकल से जाकर टकरा गया। राघव की आंखों के सामने एक केमिकल उस साइंटिस्ट पर गिर गया और वो वहीं के वहीं जलकर राख हो गया। बेशक ये साइंटिस्ट मर गया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। मुझे कैसे भी करके इस एलियन को हमारी दुनिया से दूर भेजना होगा, वरना कल को फिर से इसके जैसे कोई साइंटिस्ट ऐसा ही करने के बारे में सोचेंगे। इतना कहकर राघव उस एलियन के पास गया। उसके अजीब से शरीर को देखकर एक बार को तो राघव पूरी तरह डर गया, लेकिन उसने हिम्मत करते हुए एलियन की बॉडी को अपने हाथों में उठाया और उसे टाइम मशीन के अंदर ले जाकर रख दिया। उसने बाहर आकर टाइम मशीन का दरवाजा बंद किया और लैब से बाहर आकर उसने खिड़की से लैब के अंदर अपना जलता हुआ लाइटर फेंक दिया और बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ उस लैब से दूर भाग गया। थोड़ी दूर पहुंचने पर उसे एक बहुत तेज विस्फोट की आवाज सुनाई दी। वो लैब बुरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी और उसके अंदर की हर एक चीज अब राख बन चुकी थी। उस विस्फोट से हुए धमाके के डर के कारण राघव की आंखें बंद हो गई। अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अपने दोस्तों के साथ उसी पार्टी हॉल में है और सामने लगी स्क्रीन पर न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो गया है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। हैप्पी न्यू ईयर 2024। अपनी आंखों के सामने स्क्रीन पर हैप्पी न्यू ईयर 2024 देखकर राघव की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि बीते उन कुछ घंटों में उसने वो लड़ाई लड़कर पूरी दुनिया को साइंटिस्ट के हाथों खत्म होने से बचा लिया था। आप सभी दोस्तों को अनकहे किस्से टीम की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला साल आप सभी के लिए बहुत शुभ होगा। रोहन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई में पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म कर लिया था। उसे इस सब्जेक्ट में इतना इंटरेस्ट था कि उसने पीएचडी के लिए भी एआई को ही चूज किया था। रोहन ने अब रिसर्च फेलोशिप ज्वाइन कर ली थी, जहां अपने पहले इन्वेंशन पर दिन रात मेहनत कर रहा था।
एक दिन सीनियर साइंटिस्ट तरुण सबको अपने कैबिन में बुलाते हैं। रोहन, मनीष, राहुल और चांदनी, आप सभी को अपना अपना प्रोजेक्ट और थीसिस 2 महीने के अंदर सबमिट करने हैं। ओके सर, हो जाएगा। अच्छा, 2 महीने का नाम सुनकर बाकी सबके पसीने छूट रहे हैं और तुम ऐसे खुश हो रहे हो जैसे प्रोजेक्ट तुम पहले ही बना चुके हो। जी सर, मैं अपने प्रोजेक्ट पे बहुत दिनों से काम कर रहा हूँ। मेरा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अच्छा, ठीक है, देखते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया तुमने। प्रोफेसर तरुण इन चारों के गाइड थे, लेकिन वो यंग साइंटिस्ट को गाइड करने की बजाय हर समय उनकी टांग खींचते और मजाक उड़ाया करते थे। रोहन अपनी लैब में अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, तभी प्रोफेसर और दूसरे इंटर्न्स वहां आ जाते हैं। अरे रोहन, ये क्या? तुम तो एक रोबोट बना रहे हो। एआई से इंसान के काम को आसान करने वाला प्रोजेक्ट बनाना था, इंसान को रिप्लेस करने वाला नहीं। सर, मैं एक एआई रोबोट बना रहा हूँ। ये रोबो एक एडवांस रोबो होगा। मैं अभी इसमें इमोशंस ही इंस्टॉल कर रहा था। ये रोबो लॉजिकली इतना स्ट्रांग है कि ये हमारी बातों को लॉजिकली कंपेयर करके उस पर रिएक्शन दे सकता है, जिससे आपको लगेगा कि ये अपनी फीलिंग शो कर रहा है। और देखना, ये किसी भी मामले में किसी इंसान से कम नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा ये लॉजिकल रोबोट थप्पड़ मारने पर क्या करेगा? दबंग फिल्म की तरह थप्पड़ से डर नहीं लगता वाला डायलॉग बोलेगा क्या? ये खुद तो ढंग से बोल नहीं पाता है, इसका रोबो क्या बोलेगा? भाई, ये क्या बनाया है तूने? अब क्या इसे यंग साइंटिस्ट कार्निवल के रिलीज पर नचवा के दिखाएगा? अरे इसके जैसे पता नहीं कितने रोबोट आए और गए। तुम लोग देखना, तीसरी इंस्ट्रक्शन पर ही करप्ट हो जाएगी इसकी मेमोरी। मेरा मिनी प्रोजेक्टर ही कार्निवल कमाल करेगा। देखो रोहन, एआई अभी इमोशंस नहीं डेवलप कर पाई है और यही उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसलिए एक रोबो कभी ह्यूमन को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। रोहन आंखों में आंसू लिए सर झुकाए खड़ा हुआ था और उसके साथ ही साइंटिस्ट और प्रोफेसर उसका मजाक बना रहे थे। कुछ देर बाद सभी वहां से चले जाते हैं और रोबो फिर से एक बार वापस स्लीप मोड में चला जाता है। तुम्हें पता है जेम्स, यहाँ सब मेरा मजाक बनाते हैं। इन्हें लगता है तुम बिल्कुल बेकार हो, लेकिन मैं जानता हूँ, चाहे कोई कितना भी मजाक बना ले, तुम सबसे बेस्ट एआई रोबोट हो। साथियों की कही हुई एक एक बात रोहन के दिमाग में हथौड़े की तरह लग रही थी। वो अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदल रहा था, लेकिन ये अपमान और उन सब की हंसी उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। अचानक ही वह बिस्तर से उठा और अपने आंसू पोंछकर घर से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद चांदनी देर रात तक किताब पढ़ने के बाद अब अपने कमरे में आंखें बंद करके सोने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। चांदनी दरवाजा खोलती है तो उसकी आंखें डर से फटी रह जाती हैं। तुम यहाँ कैसे? इस लाल रोशनी को हटाओ मुझसे। इससे पहले कि चांदनी कुछ कर पाती, वो लाल रोशनी बहुत ही तेज हो गई, जिससे चांदनी का पूरा शरीर झुलस गया और उसकी वही मौत हो गई। अगले दिन भाई, मैं चांदनी के फ्यूनरल में गया था। भाई, उसका पूरा शरीर बिल्कुल झुलसा हुआ था। उसे देखने से तो मेरे शरीर में अजीब सी सिहरन हो गई। भगवान ही जाने आखिर किसने और क्यों उसका ऐसे जलाकर मर्डर किया होगा। मनीष और सौरभ कैंटीन में बैठे बातें कर रहे थे और रोहन उनके ठीक पीछे बैठा हुआ उनकी बातें सुन रहा था। चांदनी के मर्डर की बात सुनकर वह थोड़ा असहज सा हो गया था। अपने माथे पर आते पसीने को उसने जेब से रुमाल निकाल कर पोंछा और सकपकाता हुआ वहां से उठकर चला गया। देखा तूने, चांदनी के मर्डर की बात सुनकर ये कैसे रिएक्ट कर रहा है? तुझे इसकी हरकत कुछ अजीब सी नहीं लग रही? भाई, मुझे तो ये बंदा ही साइको लगता है। ना किसी से बोलना, न बात करना, बस हर समय अपने रोबोट के साथ ही लगा रहता है। प्रोफेसर तरुण अपने फ्लैट में डिनर के बाद सोफे पर एक किताब पढ़ रहे थे। अचानक ही उनके घर की बिजली में फ्लक्चुएशंस होने लगती हैं और एक झटके के साथ उनके घर की लाइट कट जाती है। गर्मी से बचने के लिए प्रोफेसर जाकर खिड़की खोल देते हैं और रसोई में माचिस ढूंढने लगते हैं। अचानक ही खिड़की के सामने अंधेरे में उन्हें एक परछाई दिखाई देती है। कौन है? कौन है वहाँ? घर के अंदर कैसे है तुम? मैंने पूछा, हो कौन तुम? प्रोफेसर अंधेरे में उस परछाई की ओर बढ़ने लगते हैं। अचानक ही वहाँ वो जगह लाल रंग की रोशनी से भर जाती है और एक लोहे की चेन आकर उनके गले से लिपट जाती है।
प्रोफेसर खुद को उस चेन से दूर करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन चेन की पकड़ उनकी गर्दन पर कसती ही जा रही थी। कुछ देर तक संघर्ष करने के बाद प्रोफेसर ने वही दम तोड़ दिया। कुछ ही देर में वहाँ पुलिस आ गई थी और मर्डर मिस्ट्री की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। समझ नहीं आ रहा, पर कुछ अजीब हो रहा है हमारे कैंपस में। पता नहीं कौन ये मर्डर कर रहा है। आखिर कोई चांदनी और प्रोफेसर को क्यों मारना चाहेगा? अचानक ही रोबोट की आंखें लाल लाल चमकने लगती हैं और वह अपनी गर्दन घुमाने लगता है। जेम्स, ये क्या हो रहा है तुम्हें? जेम्स! रोहन ने घबरा के जेम्स की मेमोरी चेक करनी शुरू की। तभी उसे उसमें कुछ भयानक और अविश्वसनीय चीज मिली। फिर रोहन उस रिकॉर्डिंग को ऑन करके देखने लगता है। असल में उस दिन वहां सबको ये लग रहा था कि रोबोट की पावर ऑफ है, पर एक्चुअल में वो रोबो स्लीप मोड में था और वो सभी के द्वारा कही जा रही हर बात को अपनी मेमोरी में स्टोर करता जा रहा था। और तभी उस रोबोट ने बिना रोहन की इंस्ट्रक्शन दिए खुद ही अपनी पावर ऑन करके सबके फेस कैप्चर करने शुरू कर दिए, ताकि उन सभी के इमोशंस को परख कर वो अपनी मेमोरी में रिकॉर्ड करके फीड कर सके, जिसका वहां पर मौजूद किसी इंसान को कोई अंदाजा तक नहीं लगा। रोहन जेम्स के बदलते बिहेवियर को ठीक करने के लिए जैसे ही आगे बढ़ता है, तभी उसके दरवाजे पर दस्तक होती है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? ध्यान से देखिए मिस्टर रोहन, ये आई कार्ड आप ही का है ना? जी सर, ये मेरा ही है, लेकिन ये आपको कहाँ मिला? आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। बाकी की बातें मैं आपको पुलिस स्टेशन में ही बताऊंगा। रोहन के बार बार पूछने पर भी इंस्पेक्टर रोहन को कुछ नहीं बताता है और उसे थाने ले आता है। सच सच बताओ, तुमने प्रोफेसर और चांदनी को क्यों मारा? ये आप क्या कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मैं उन लोगों को क्यों मारूंगा? तुम्हारा आईडी कार्ड प्रोफेसर की डेड बॉडी के पास मिला है, इसलिए चुपचाप एक्सेप्ट कर लो कि तुम ही ने प्रोफेसर को मारा है। रोहन कुछ देर तक सोचता रहता है। उसके बाद इंस्पेक्टर से कहता है, इंस्पेक्टर सर, मुझे पता चल गया कि प्रोफेसर और चांदनी को किसने मारा है। ये सब मेरा रोबोट जेम्स कर रहा है सर। खुद को बचाने के लिए अपना जुर्म का इल्जाम अपने बनाए हुए टीन के डब्बे पर डाल रहा है। छी 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 छी, आया बड़ा रॉबर्ट को किलर बताने वाला। सर, मेरी बात का यकीन करो, मेरा रोबोट कोई नॉर्मल रोबोट नहीं है। ये एक AI ऑपरेटेड रोबोट है। कल शाम मैंने लैब से आने के बाद अपना आई कार्ड उसके गले में लटका दिया था। मुझे नहीं पता मेरा आई कार्ड प्रोफेसर के पास कैसे पहुंचा। आप मेरा यकीन करो, आज जब मैंने जेम्स को मर्डर के बारे में बताया तो उसने बड़ा अजीब बिहेव किया। उसके अंदर से रेड लाइट ग्लो कर रही थी। ये नॉर्मल नहीं है। मैंने जेम्स की मेमोरी की रिकॉर्डिंग देखी, जिसमें ये सब लोग मेरा और जेम्स का मजाक उड़ा रहे थे, जिससे सुनकर मैं रोने लगा था। सर, मुझे मेरे रोबोट जेम्स के पास ले चलो, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। रात होने वाली है, अब कुछ नहीं हो सकता। सर, अगर मेरा अनुमान सही हुआ तो चांदनी और प्रोफेसर के बाद अब उसका अगला शिकार मनीष या फिर सौरभ होगा, क्योंकि इन्हीं चारों ने उस दिन जेम्स का मजाक उड़ाया था। मुझे ऐसा लगता है जैसे जेम्स के अंदर इविल और नेगेटिव इमोशन डेवलप हो गए हैं। अब वो उन दोनों को भी नहीं छोड़ेगा। हमें कुछ करना होगा सर, जल्दी करना होगा कुछ। रोहन के बार बार कहने पर इंस्पेक्टर मनीष और सौरभ के घर के बाहर 2 कांस्टेबल खड़े करवा देता है और रोहन को लेकर कैंपस की ओर निकल जाता है। इंस्पेक्टर अभी रास्ते में ही था कि उसके पास एक कॉल आता है। सर, यहाँ पर एक रोबोट खड़ा है। इसके दोनों हाथ बड़े चाकू बने हुए हैं और रोबोट में से बहुत तेज लाल रंग की रोशनी निकल रही है। सर, ये मनीष के घर में घुसने की कोशिश कर रहा है और जब हमने इसे रोकने की कोशिश की तो इसने उसी चाकू से हम पर वार कर दिया और उस लाल रोशनी से हमें जलाकर मारने की भी कोशिश की। हमें घायल करने के बाद वो मनीष के घर के अंदर घुस गया है सर। शूट कर दो उसे। सर, उस पर बुलेट का भी कोई असर नहीं हो रहा। हम दोनों के मुठभेड़ के समय मनीष पीछे के दरवाजे से निकल गया था सर। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर रोहन को लेकर वहां पहुंच जाता है। जेम्स, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें सबकी हेल्प करने के लिए डेवलप किया है मैंने, और तुम एक एविल रोबोट बनकर सबको मार रहे हो। मरना होगा, इन एविल ह्यूमंस को जीने का अधिकार नहीं है। तभी जेम्स को अपने सिस्टम में लो बैटरी का इंडिकेशन आने लगता है और साउंड भी सुनाई देने लगती है। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। बैटरी लो, प्लीज रिचार्ज। जिसे देखकर रोहन को इस किस्से को यही खत्म करने का आइडिया आ जाता है।
आई एम प्राउड ऑफ यू जेम्स, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम्हारी बैटरी डाउन हो रही है। तुम्हें पता है सिर्फ मैं तुम्हारी बैटरी रिचार्ज कर सकता हूँ, तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें चार्ज कर देता हूँ। उसके बाद हम दोनों मिलकर इन सब से बदला लेंगे। जेम्स रोहन की बॉडी को स्कैन करने लगता है और सब कुछ ठीक दिखने पर अपने क्रिएटर की बात मान लेता है। इसके बाद जेम्स रोहन के साथ लैब की ओर जाने लगता है। तभी इंस्पेक्टर के फोन पर एक मैसेज आता है। सर, बातों से ये नहीं मानने वाला, इसकी प्रोग्रामिंग में चेंज आ गए हैं। अब ये एक ईवल रोबोट हो चुका है और इंसानियत के लिए खतरा बन गया है। हमें इसे खत्म करना होगा। मैं इसे चार्जिंग के बहाने अपनी लैब में ले जा रहा हूँ। आप मेरे पहुंचने से पहले मेरे रूम से लाकर लैब में मैग्नेट एलिमेंट लगवा दीजिए, क्योंकि पावरफुल मैग्नेट फील्ड से इसे डिसेबल किया जा सकता है। इंस्पेक्टर रोहन के बताए अनुसार उसकी लैब में बहुत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड तैयार करा देता है। जैसे ही जेम्स कमरे में अंदर जाता है, उसकी बॉडी के सारे पार्ट्स हैवी मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट से एक एक करके अलग होना शुरू हो जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मेरे प्यारे दोस्त, पर मैं इस दुनिया के लिए एक गुड रोबोट को क्रिएट किया था जो अब बदलकर ईवल हो चुका है। और तुम्हारा ऐसा होना मुझे तुम्हें हमेशा के लिए खत्म करने पर मजबूर कर गया। मुझे माफ करना जेम्स। गुड बाय, गुड बाय मेरे प्यारे रोबो। जेम्स रोहन को देखते हुए उसके द्वारा कही जा रही हर बात को देख और सुन रहा था और इमोशनल हो रहा था। बाय बाय मेरे दोस्त। ये कहते ही जेम्स के अंदर की लाइट्स बंद होने लगती हैं और उसकी पावर भी ऑफ हो जाती है। अपने रोबोट का ऐसा अंत होता देख रोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। आज तो एक एविल एआई रोबोट को रोहन ने डिसेबल कर दिया, लेकिन जिस तेजी से एआई का उपयोग इंसानों के बीच बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं जब एआई इन्वेंशन से बने एविल रोबोट्स हर जगह नजर आएंगे। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।